नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम हिंदी लैंग्वेज की पढ़ाई करने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज की हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे। उसका जन्म कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इस भाषा का विकास कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा का विकास। और यहाँ से हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाषा का विकास कैसे हुआ और भाषा बनी कैसे। समझने वाली बात है कि क्या भाषा सीधे भाषा बन गई या फिर इसका कोई क्रम रहा होगा जिससे ये भाषा बनी। जैसा हम सबने पढ़ा है हिस्ट्री में कि जब मनुष्य जंगलों में निवास करता था तब उसके पास भाषा नहीं थी, तो वो कैसे भाषा तक पहुंचा होगा, कैसे सीख पाया होगा, ये बात समझने वाली है। इसके अलग अलग मत दिए गए हैं, जहाँ पर आपको नहीं जाना है वो हमारे क्वेश्चन का टॉपिक नहीं है, हमारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उन सिद्धांतों के बारे में तो बात नहीं करेंगे। पर एक ओवरव्यू यदि देखना चाहें तो बात ये हो सकती है कि जब हम बोलना चालू किए होंगे, इंसान की या मनुष्य की सबसे खास बात यह है कि वह स्वरों का प्रयोग करता है। मतलब स्वरों की व्युत्पत्ति, जो हम हिंदी भाषा में स्वर पढ़ते हैं या संस्कृत भाषा में जो स्वर पढ़ते हैं, उनकी व्युत्पत्ति का कारण मनुष्य ने स्वर व्युत्पन्न किए, क्योंकि वह जिस प्रकार से बोलता था वह स्वरों का उच्चारण करता था। जैसे आ, ई, ये सब स्वर केवल मनुष्यों द्वारा ही बोले जा सकते हैं, जानवरों द्वारा या जीवों द्वारा इन स्वरों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये एक खास बात होती है। इसके अलावा जब व्यंजनों की बात आती है कि व्यंजनों की व्युत्पत्ति कैसे हुई होगी, व्यंजन कैसे आए होंगे, तब हमें प्रकृति पर निर्भर होना पड़ता है, तब उन जीवों के पास जाना पड़ता है जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। एज फॉर द एग्जाम्पल, यदि हम कुछ उदाहरणों की बात करें तो जैसे कोयल जब भी आवाज लगाती है तो वो कूकती है या क की ध्वनि उससे निकलती है, जो कि हमारा एक व्यंजन। ठीक है, जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो इस पर और ज्यादा बात करेंगे। अभी केवल समझने की बात है कि हम पहले क्या सीख पाए। पहले हमने ध्वनि निकालना सीखा कि ये ध्वनि निकलती कैसे। जब मनुष्य ने कोई ध्वनि निकाली तो उसे स्वर नाम दिया गया। जब यही ध्वनि किसी जीव के द्वारा निकाली गई तो उसे व्यंजन नाम दिया। और जब इसको एक साथ समावेशित किया गया तो जो एक भाषा बनी, जो शब्द बने, उन्हें वर्ण कहा गया। इन्हीं ध्वनि को जब हम किसी चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं, मान लो पहले केवल ध्वनि निकली होगी या आ बोलना सिर्फ चालू हुआ होगा, उसके बाद उस ध्वनि को व्यक्त कैसे किया जाए, तो हमने अ को इस प्रकार से व्यक्त करना शुरू किया। जब ध्वनि किसी चिन्ह या संकेत में व्यक्त की जाती है तब वह वर्ण बन जाती है, इसे ही हम वर्ण कहते हैं। और जब इन्हीं वर्णों का एक समूह बन जाए तो वर्णमाला बनती है। और जब वर्णमाला, इसको मैं एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले क्या बनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ध्वनि आई और ध्वनि से बने वर्ण। जब हम ध्वनि को लिखना चालू किए तो उससे बना वर्ण। जब वर्णों को जोड़ा गया तो इससे बने शब्द। ठीक है, जब शब्दों को जोड़ा जाएगा तो इनसे बनेंगे पद, और जब पदों को जोड़ा जाएगा तो इससे बनेगा वाक्य, और जब वाक्यों का समूह बनेगा तो इसे कहा जाता है अन्विति, जिसे आप पैराग्राफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्रम है ध्वनि से किसी वाक्य तक जाने का। ठीक है, अब एक और बात समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो क्या सबसे पहले हिंदी भाषा का ही जन्म हुआ होगा? क्या जब हम बोलना चालू किए होंगे तो सीधे हिंदी भाषा बोलना चालू किए होंगे? तो नहीं। कोई भी भाषा बनने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, जिनके अंतर्गत जब कोई बोली प्रवेश करती है तो वो भाषा बन जाती है। तो यदि हम जब अन्विति तक पहुँचते हैं तो इसे एक बोली के रूप में देखा जा सकता है। तो जो भाषा की एक और इकाई हो सकती है, छोटी इकाई। वैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है, ये बात अलग से याद रखिएगा। लेकिन इसका एक और डिवीजन हो सकता है जहाँ पर हम बोली देखते हैं। बोली क्या होती है? बोली भाषा का ही एक छोटा रूप है। इसको हम कैसे जानेंगे कि कोई बोली है कि भाषा है? और यदि जब बोली में साहित्यों का निर्माण होने लग जाए
उनमें साहित्यों की रचना होने लग जाए तो ये कहलाती है उपभाषा। उपभाषा। और जब उपभाषा और ये जब उपभाषा व्याकरणों और नियमों से बंध जाए, जब उनमें व्याकरणों का समावेश हो जाता है, ये मानक रूप धारण कर लेती है और एक काफी बड़ा एरिया कवर करने लग जाती है, तब ये कहलाती है भाषा। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, पहली बात। ठीक है, जब इसका क्षेत्र व्यापक होते जाएगा और इसमें साहित्यों की रचना होती जाएगी तो ये उपभाषा का रूप ले लेगी। जब उपभाषा का मानकीकरण किया जाएगा और इसे व्याकरणों में बांध दिया जाएगा, नियमों में बांध दिया जाएगा, तो वो भाषा का रूप धारण कर लेगी। तो ये इसका एक विभाजन हो सकता है, एक क्रम हो सकता है कि बोली फिर उपभाषा बनती है और उपभाषा से फिर भाषा बनती है, लेकिन ये हर बार यही क्रम फॉलो होगा ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, जब भाषा में विकृति उत्पन्न होती है तो ये रिवर्स फिर से चलने लग जाता है। जब भाषा में विकृति उत्पन्न होगी तो एक छोटे क्षेत्र में होती है, जनरली वहाँ के देशज शब्दों का या फिर ये कहें कि जो वहाँ के स्थानीय शब्द हैं वो जब भाषा में प्रवेश कर देते हैं तो वहाँ की भाषा बदल जाती है और वो किसी सीमित क्षेत्र के लिए होती है, तो वो वापस क्या बन जाती है, बोली। अब उस बोली में इस भाषा के ही शब्द लिए गए होंगे लेकिन कुछ अलग शब्द भी साथ में जुड़ गए होंगे, इसलिए वह बोली बन गई। इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। ठीक है, जब ये बोली फिर से अपना व्यापक रूप धारण कर देगी और एक सीमित क्षेत्र से निकल के एक व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करेगी और इसमें फिर से साहित्यों की रचना होने लगेगी, तो ये फिर से उपभाषा बनेगी और उपभाषा से फिर इसका मानकीकरण होगा और ये फिर से भाषा बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्रम चलते रहता है। इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और हिंदी भाषा बनी कैसे होगी। चलिए इसको समझते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं, जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो इंडिया का क्षेत्र था, ये आर्यवर्त क्षेत्र, यहाँ पर आर्यों का आगमन होता है। इसके पहले भी एक हिस्ट्री हम पढ़ते हैं जहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। जब हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि उस समय हम बोलने के लिए हमारे पास अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई भाषा नहीं थी। तब हम केवल चित्रों का प्रयोग करते थे, इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के शैलाश्रयों में बहुत सारे चित्र, भित्ति चित्र मिलते हैं। तब हमारे पास भाषा नहीं थी। उसके बाद जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई लिपि तो थी, लेकिन आज के युग के लिपि से वो मिलती जुलती नहीं थी और उसे समझना मुश्किल है क्योंकि वो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई थी। इसलिए उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। तो ऐसी यदि कोई लिपि है भी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता तो वो भाषा नहीं है। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा नहीं जानते कि उनकी भाषा क्या थी, लेकिन उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है कि वो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसी चित्र जैसे आकृति का प्रयोग करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस भूमि पर आर्यों का आगमन होता है और आर्य यहाँ पर प्रवेश करते हैं और हम तब पहली बार भाषा से परिचित होते हैं और हमें पता चलता है कि आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत यहीं से भाषा का विकास प्रारंभ होता है और हमारी सबसे पहली भाषा जो सामने आती है वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। वैसे संस्कृत को देव भाषा माना जाता है। देव भाषा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि संस्कृत किसी मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा नहीं है, बल्कि ये देवताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। इसलिए संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, देव भाषा। ठीक है, इसका ज्ञान देवताओं से हुआ था, इसलिए इसे देव भाषा कहा जाता है। अब इस संस्कृत में इसका भी दो विभाजन हो सकता है। एक होता है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और एक होता है लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस था? तो वैदिक संस्कृत वो संस्कृत थी जिसमें वेदों की रचना की गई। ठीक है, इसीलिए यदि हम एमए हिंदी की बात करते हैं तो इसमें हम कालक्रम भी पढ़ते हैं कि जैसे वेदों का जो कालक्रम है वो ईसा पूर्व हुआ था, इनका निर्माण 1000 ईसा पूर्व। ठीक है,
तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये वैदिक संस्कृत बनी, ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ये कालक्रम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये वैदिक संस्कृत तब बनी जब हम वेदों की रचना की। आपको जैसे पता होगा कि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनकी रचना जिस भाषा में हुई वो वैदिक संस्कृत कहलाई। फिर इसी वैदिक संस्कृत को सरल करने के लिए और जन भाषा बनाने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा इसकी व्याख्या की गई, ठीक है। आप विभिन्न कार्यक्रम में देखेंगे कि इसकी व्याख्या करके विभिन्न उपनिषद बने, अरण्यक बने, पुराण बने। वो सब जिस भाषा में लिखे गए उन्हें लौकिक संस्कृत कहा गया, क्योंकि वो लोक व्यवहार की भाषा बनी, इसलिए इसे लौकिक संस्कृत कहा गया। तो इसी वैदिक संस्कृत से जन्म होता है लौकिक संस्कृत का, ठीक है। जब हम और इतिहास में आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि अब जब हम भाषा को पढ़ेंगे तो हम इसका सरलीकरण और मानकीकरण ही देखेंगे, ठीक है। अभी जब वैदिक संस्कृत थी तो ये पूर्ण रूप से भाषा थी, ठीक है। इसका अपना व्याकरण था, कुछ नियम थे, इसकी अपनी लिपि थी। जब वैदिक संस्कृत लिपि लिखी जाती थी तो इसकी लिपि कहलाती थी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ये किस लिपि में लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि। लेकिन अभी जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखी जाती, बल्कि उसकी भी लिपि अब देवनागरी हो गई है। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे जब हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी की लिपि पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत से हम पहुंचते हैं लौकिक संस्कृत के पास, जो थोड़ी सी परिष्कृत थी, थोड़ी सरल हो गई थी और यह जन सामान्य की भाषा बनने के लिए तैयार थी। इसमें जो और अधिक क्लिष्टता थी, जो इसमें और अधिक कठिन शब्द थे, उन्हें और सरल किया गया। और तब तक हम इतिहास के विभाजनों में पहुंच गए थे महाजनपद काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के समय। तो इस समय हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म का उदय होता है तो इस लौकिक संस्कृत को और सरल किया जाता है और इससे जन्म होता है पाली भाषा का। पाली भाषा, ठीक है। ये थी पाली भाषा जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई थी। इसे पहली देश भाषा कहा जाता है, पहली देश भाषा, ठीक है, पहली देश भाषा। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देव भाषा किसे कहा जाता है और देश भाषा, पहली देश भाषा कौन सी थी? तो पहली देश भाषा थी पाली, क्योंकि इसी लैंग्वेज में, इसी भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। जो भी दीक्षाएं उन्होंने दी थी, जो भी शिक्षा उन्होंने दी थी, वो सारी पाली भाषा में थी। इसलिए इस पाली भाषा को पहली देश भाषा माना जाता है या जन सामान्य की भाषा माना जाता है। यदि हम इतिहास का एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रिय होने का एक बड़ा कारण यह पाली भाषा ही थी, क्योंकि ये जन सामान्य की भाषा बन चुकी थी, लोगों के बीच प्रचलित थी और इस भाषा में ही गौतम बुद्ध ने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, इसलिए वह जन सामान्य में लोकप्रिय हो पाए। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि महावीर का जन्म होता है और महावीर का काल आता है, जिन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए इस पाली भाषा का और सरलीकरण किया और यह कहलाई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, ठीक है। पाली भाषा का ही और सरलतम रूप था प्राकृत भाषा, जिसका प्रयोग महावीर स्वामी ने किया था अपने प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। ये महावीर स्वामी द्वारा यूज की जाने वाली या प्रयोग की गई भाषा थी। इसी प्राकृत भाषा को जब और विकृत किया गया, जब इसमें कुछ और विकृतियां उत्पन्न हुई, कुछ और देसी शब्द शामिल हुए, तब ये कहलाई अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश, या इसे ही हम कहते हैं अवहट्ट, ठीक है। ये कई विद्वान अवहट्ट और अपभ्रंश को अलग अलग मानते हैं, लेकिन ज्यादातर मत है कि ये अपभ्रंश ही अवहट्ट भाषा है। प्राकृत भाषा में जब स्थानीय शब्दों का और ज्यादा समावेश हुआ तब बनी अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश भाषा। क्योंकि अभी तक जो हमारे क्षेत्र हैं वो सीमित हैं, इसलिए ये भाषा कहला रही है। जो लोग हैं, जो भी जन सामान्य है इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी व्यापकता लगभग उतनी ही है, इसलिए अभी तक ये भाषा कहला रही है। अब ये अपभ्रंश तक जब हम पहुंच जाते हैं तो देखते हैं ये अपभ्रंश का विभाजन हो जाता है,
यही अपभ्रंश केवल एक ना रहकर यह 7 भागों में विभक्त हो जाता है। 7 तरीके अभी तक ये प्राकृत भाषा एक बड़े जनसमूह के द्वारा प्रयोग की जा रही है, लेकिन अब इस प्राकृत भाषा में 7 प्रकार से अलग अलग बोल तो अब भी वो प्राकृत भाषा ही रहे थे, लेकिन अब उसका रूप 7 अलग अलग हो गया था, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसके आगे मैं मिटा के फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश की संख्या मैंने बताई कि 7, ठीक है, 7 अपभ्रंश भाषाएं। देखते हैं कि ये 7 अपभ्रंश भाषाएं कौन कौन सी थी और इनका नाम कैसे पड़ा था, ठीक है। तो ये है सबसे पहली सौरसेनी, पहला। दूसरा है मागधी, ठीक है। तीसरा है अर्धमागधी। चौथा है पैशाची। पांचवा है महाराष्ट्री। छठा है ब्राह्मण और 7वां है खश। तो ये 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं थी। ये मुख्य रूप से इनके स्थानों के नाम से ही इनका नामकरण किया गया था। जैसे ये सूर्यसेन का जो महाजनपद काल में हम पढ़ेंगे कि सौरसेन एक जनपद था, उसका चित्र है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा सौरसेनी कहलाई, ठीक है। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा सौरसेनी कहलाई। ये जो क्षेत्र है मगध का क्षेत्र था, यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा मागधी कहलाई। इसके जस्ट पीछे इन दोनों के बीच में जो भाषाएं बोली गई, यहाँ पर सौरसेनी, यहाँ पे मागधी, और बीच में जो भाषा बोली गई इसे अर्धमागधी कहा गया, ठीक है। पंजाब के क्षेत्र में जो भाषाएं प्रयोग की जाती थी इन्हें पैसाची कहा गया। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भाषाओं का प्रयोग हो रहा था उसे महाराष्ट्री कहा गया, ठीक है। ये जो ब्राह्मण, ये सिंध प्रांत जो पड़ता है पाकिस्तान में है, जो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी सिंधी, ये यहीं से बनेगी, ब्राह्मण से। तो ये क्षेत्र है सिंध प्रांत का, ठीक है। खस जो भाषाएं हैं ये पहाड़ी भाषाएं थी, जो हमारे मुख्यतः रूप से कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा थी। इसी से ही वो भाषाएं बनेंगी, जो बोलियां बनेंगी, इन्हीं से वो बोलियां बनेंगी जो अभी इन क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे इसका फिर से विभाजन होगा और 5 उपभाषाओं का जन्म होगा। इसी अपभ्रंश से 5 उपभाषाओं का जन्म होगा। देखते हैं इनका विभाजन कैसे होता है। तो पहले सौरसेनी का विभाजन होगा। अभी सौरसेनी बोली जा रही है सूरसेन जो जनपद है उस क्षेत्र में। अभी सौरसेनी से और भी बोलियां और उपभाषाएं बनेंगी। देखते हैं कौन कौन सी। पहला है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। दूसरी है राजस्थानी और तीसरी है गुजराती। ये हो गई। अब हम मगध में आते हैं। मागधी, मागधी में आएगा बिहारी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। अर्धभारती में आएगा पूर्व हिंदी, पैसाची में आएगा लहंदा और पंजाबी। महाराष्ट्र के अंतर्गत आएगा मराठी, राजस्थान में जैसे मैंने बताया आपको आएगा हिंदी, और खत से जन्म होगा पहाड़ी हिंदी का, पहाड़ी, ठीक है। अब इन्हीं अपभ्रंशों से मैंने कहा कि
उपभाषाएं निकल के आई, जिनसे बाद में 18 बोलियों का जन्म हुआ। तो वो कौन कौन सी उपभाषाएं थी जो पहले बोली, अभी जो भी इनका रूप है तो ये बोली के रूप में है। फिर मैंने कहा कि जब इनमें साहित्य रचनाएं होने लगेंगी तो ये उपभाषा का रूप धारण कर लेंगी। तो इनमें से 5 ऐसी बोलियां थी जिनमें साहित्यों की रचना की जाने लगी, इसलिए वह उपभाषाएं बन गई। जिनमें से पहली थी पश्चिमी हिंदी, दूसरी थी राजस्थानी, ठीक है, तीसरी थी बिहारी हिंदी, चौथी थी पूर्वी हिंदी और 5वीं थी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। इनका विभाजन हम और आगे देखेंगे, तो मैं अभी इसको मिटा देता हूं। अब हम वो क्रम पढ़ने वाले हैं जब इनसे 18 बोलियों का जन्म हो, ठीक है। तो हमने देखा कि इनसे 5 जो है उपभाषाएं बनी। उपभाषा कौन कौन सी है हमारे पास? 5। पहली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। इस पश्चिमी हिंदी से देखते हैं कि हम क्या क्या बनेगा। तो पहला बनेगा खड़ी बोली। खड़ी बोली, इस खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहा जाता है और देहलवी भी कहा जाता है। इसी खड़ी बोली का जब विकास होगा तो मानक हिंदी भाषा बनेगी। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली से ही जब इसका मानकीकरण किया गया, जब इसमें व्याकरण लाया गया, तो यह खड़ी बोली विकसित होकर हिंदी भाषा बनी, हिंदी मानक भाषा, जिसे हम आज पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका हम विकास देख रहे हैं। ये वही भाषा है, ये बनेगी किससे? खड़ी बोली से। वैसे तो इस हिंदी भाषा की जननी यदि पूछा जाए तो संस्कृत भाषा है, लेकिन यदि बोली कौन सी है तो ये इसका जन्म हो रहा है खड़ी बोली से। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी से और भी बोली बनेगी, जिसे कहा जाएगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आएगी कन्नौजी, और जाएंगे तो बुंदेलखंडी या बुंदेली और हरियाणवी। इन सभी भाषा का जन्म जो हुआ है पश्चिमी हिंदी से, इन सभी बोलियों का, माफ कीजिएगा, जन्म हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से। अब देख लेते हैं राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी, इससे बनेगा मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली, ठीक है। जयपुरी, या इसे ही कहा जाता है ढूंढनी। जयपुरी को ही क्या कहा जाता है? एक और नाम है उसका, ढूंढनी। ये जयपुरी। मालवा के क्षेत्र में जो बोली जाती है वो मालवी, ठीक है। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी। ये जो क्षेत्र है ये पश्चिम की तरफ है, ये जो क्षेत्र है ये पूर्व की तरफ है। मालवी जो है इसके दक्षिण का है, और मेवाड़ी, मेवाड़ी जो है ये इसके उत्तर के क्षेत्र में, मतलब राजस्थान के, यदि राजस्थान जो आज हमारा राज्य है उसका हम विभाजन करें तो उसके पश्चिम में मारवाड़ी बोली जाती है, उसके पूर्व भाषा, पूर्व के साइड में जयपुरी बोली जाती है, उसके दक्षिण के साइड में मालवी बोली जाती है, और उत्तर के साइड में मेवाड़ी बोली जाती है। ये राजस्थानी हिंदी से इन बोलियों का विकास हुआ। इसके बाद देखते हैं हम बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, इनसे जिन बोलियों का जन्म होगा वो है भोजपुरी। भोजपुरी, मैं इनका स्थान इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको जो बोलियां हैं उनका नाम पढ़कर ही समझ आ जाएगा कि ये बोली कहाँ पर बोली जाती है, क्योंकि ये इतनी प्रचलित है, ठीक है। भोजपुरी, मैथिली, और मगही। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से बनेगी बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। यदि आप छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ी बोली है
वो कहाँ से आई थी? पूर्वी हिंदी से। ठीक है, ये इसकी जननी है, यहीं से हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास हुआ है। पहले ये बोली के रूप में आई, फिर इसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगी तो ये उपभाषा बनी, और अब ये भाषा का रूप ले चुकी है क्योंकि इसका भी व्याकरण तैयार हो चुका है। इसलिए छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, इसे जो 8वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, वहाँ पर जो 22 भाषाएं उनमें शामिल करने का जो योजना है वो बनाई जा रही है छत्तीसगढ़ी को। अभी ये छत्तीसगढ़ी हमारी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से बनेगी मडियाली, मडवाली या मडियाली कहा जाता है। ये मुख्य रूप से हिमाचल के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा कुमाऊनी और गढ़वाली। तो इन 5 उपभाषाओं से जन्म हुआ इन बोलियों का, जो बाद में फिर से अपने रूप को सुधार करके उपभाषा और भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आपके हिंदी भाषा का विकास क्रम था। मैंने आपको बताया कि हमें हिंदी का जन्म पढ़ना था, और हिंदी का जन्म हुआ है हमारी खड़ी बोली से। खड़ी बोली का ही मानकीकरण करके और व्याकरण सम्मत बनाकर हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इसी का जब हम आगे विकास करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? हिंदी मानक भाषा। बाकी ये जो बोलियां हैं आपके सामने। तो यहाँ तक हमने एक फ्लो चार्ट में देख लिया कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी कहाँ से कहाँ तक अपना सफर तय कर चुकी है। इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। अब यदि मैं बात करूँ कि भाषा की यदि हम परिभाषा देना चाहें तो भाषा की परिभाषा क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति या मनुष्य जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का यूज करता है, या जिन संकेतों का यूज करता है, या जिन चिन्हों का यूज करता है, वो भाषा कहलाती है। या ये कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी होगी, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सार्थक शब्द का प्रयोग किया गया है। सार्थक वाणी को ही हम भाषा कहते हैं। यदि मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं जिनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है तो वो निरर्थक शब्द होंगे और उनका भाषा से कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए उनका निश्चित क्रम होना चाहिए और उसकी कोई सार्थकता होनी चाहिए। यदि आपने कोई वाक्य बोला तो उसकी सार्थकता होनी चाहिए, तभी वह भाषा बनेगी। तो इस प्रकार से हम भाषा की परिभाषा देख सकते हैं। वैसे जो भाषा शब्द है, ये जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। भाष धातु से लिया गया, जिसका अर्थ होता है बोलना, बोलना, बताना, बोलना, बताना। ठीक है, या स्पष्ट वाणी भी आप कह सकते हैं। इस भाषा का मतलब ये होता है। ठीक है, अब भाषा के कुछ रूप प्रचलित हैं, या इसे हम प्रकार कह सकते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से हम अपनी भाषाओं को व्यक्त करते हैं। पहला है सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। ये क्या होती है? जैसे हम हाव भाव, जैसे हम कभी टाटा बोलना है तो अपने हाथ को हिलाते हैं, ये संकेत है। ठीक है, या फिर आप जब बोर्ड में चलते होंगे तो बहुत सारे आपको बैनर, पोस्टर और होर्डिंग दिखती होगी जहाँ पे आपको लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ऐसे बोर्ड, साइन बोर्ड लगे हुए मिलते होंगे। या फिर कोई जगह, आप कोई स्थान जा रहे हैं, वहाँ पे स्थान का किलोमीटर लिखा होता है। ये सब संकेत कहलाते हैं, इन्हें ही सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, या फिर हम जिन हाव भावों से किसी को कुछ समझा सकते हैं, जैसे हम जब गुस्सा करते हैं तो वो हमारे भावों से पता चलता है, हमारी आंतरिक क्रियाओं से पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, दूसरी होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बोलना शुरू करते हैं और किसी ध्वनि के माध्यम से अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे हमें गुस्सा आने पर हम जोर से चिल्लाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? हमारी मौखिक भाषा है।
ठीक है, लेकिन उसकी सार्थकता होनी चाहिए। भाषा तब कहलाएगी जब हम उनमें शब्दों का प्रवेश करेंगे और वो शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक रूप से जुड़े हुए होने चाहिए, माफ कीजिएगा, सार्थक रूप से जुड़े हुए होने चाहिए, तब वो बनेगी मौखिक भाषा। तीसरा हो सकता है लिखित भाषा। लिखित भाषा मैंने आपको बताया था मौखिक भाषा की जो सबसे न्यूनतम इकाई होगी वह कहलाएगी ध्वनि, ठीक है। और जब उन्हीं ध्वनियों को हम लिखना शुरू कर देंगे, उन्हें किन्हीं शब्दों में या किसी संकेत अक्षर में लिखना शुरू कर देंगे, तो वहां पर किसका विकास हो जाता है, वर्ण का। तो वही क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती है। ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है जब उन्हें लिखा जाए। तो ये 3 प्रकार हो सकते हैं भाषा के, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये मेन है, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ शब्द प्रचलित हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं, जिन्हें बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे वैश्विक भाषा। वैश्विक भाषा जिसे हम अंग्रेजी के नाम से भी जानते हैं, और अंग्रेजी की लिपि कहलाती है रोमन लिपि, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजी की जो लिपि है वो क्या कहलाती है, रोमन लिपि, ठीक है। इसे वैश्विक भाषा कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि विश्व स्तर पर यह भाषा बोली जाती है, तो इसकी व्यापकता सबसे अधिक है। क्योंकि इस भाषा का फैलाव, इसकी व्यापकता पूरे विश्व स्तर पर है, इसलिए इसे वैश्विक भाषा कहा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द सुनने को मिलता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या होगी, जो किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर बोला जाए। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा है, लेकिन हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो भारत के केवल उत्तर के क्षेत्र में, यदि भारत का हम नक्शा बनाए तो केवल उत्तर के क्षेत्र में फैली हुई है। और ये भारोपीय या भारत यूरोपीय भाषा का हिस्सा है, जबकि हमारे दक्षिण का हिस्सा द्रविड़ भाषा का हिस्सा है, या द्रविड़ जो समूह है, भाषा समूह, उसका हिस्सा है। यहाँ पर आपको अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी जो है वो द्रविड़ भाषा समूह का हिस्सा है, जबकि जो हिंदी भाषा है वो भारोपीय या भारत यूरोपीय समूह का हिस्सा है। जब हम वैश्विक स्तर पर भाषा का अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि जो भाषाएं, इनमें कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है, कुछ समानताएं पाई जाती हैं। उन समानताओं के आधार पर इन भाषा का परिवार बना दिया जाता है कि जो एक समान है, जो समानताएं रखते हैं आपस में, वो एक साथ आकर एक भाषा परिवार का निर्माण करते हैं, जिसे हम भारोपीय और अन्य नामों से जानते हैं। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं वो नहीं जा रहा हूँ, वहाँ उस जगह पर नहीं जा रहा हूँ। केवल आपको ये याद रखना है कि जो हिंदी भाषा है वो भारत यूरोपीय या भारोपीय परिवार का हिस्सा है, और जो हमारे दक्षिण में बोली जाने वाली भाषाएं हैं जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। तो मैं बात कर रहा था राष्ट्रभाषा की। जब किसी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है और वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाए, पूरे राष्ट्र में वो भाषा प्रचलित हो, तब वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा। लेकिन याद रखिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं। इसके अलावा आप एक शब्द सुनते हैं प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश के अंदर बोले जाने वाली, यदि किसी प्रदेश में सभी लोग उस भाषा का प्रयोग करें तो वो क्या कहलाएगी, प्रादेशिक भाषा, या इसे ही हम राज्य भाषा भी कहते हैं, राज्य भाषा, ठीक है। छत्तीसगढ़ को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, यही वो है राज्य भाषा। यदि पूरे अंचल में, पूरे छत्तीसगढ़ के अंचल में छत्तीसगढ़ी बोली जा रही है तो उसे हम राज्य भाषा का दर्जा दे सकते हैं। इसी प्रकार अन्य भाषाओं को भी। इसके अलावा एक शब्द सुनते हैं हम राजभाषा। राजभाषा और राज्यभाषा वैसे मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। राजभाषा मुख्य रूप से उसे कहा जाता है जब किसी प्रदेश में या फिर किसी राज्य में, जब राज्य की कार्यवाही को चलवाने के लिए या फिर उसके कार्यालय में, या फिर जब संवाद या अपने भावनाओं को प्रकट करना हो तो उस भाषा का प्रयोग चालू हो जाए, ठीक है, तो वो राजभाषा बन जाती है। राज कार्यों में, ठीक है, राज कार्यों से मतलब मेरा कार्यालय में जब हम भाषा का यूज करने लग जाते हैं तो वो राजभाषा बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ी है वो हमारी राजभाषा थी, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है।
लेकिन अभी तक इसका कार्यालयीन यूज शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इसके लिए प्रयासरत हैं। तो ये कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी थी, कुछ शब्द थे जिन्हें आपको जानना जरूरी था। इसके बाद हम अंतिम रूप से बात कर लेते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है उनका संविधान में कैसा प्रयोग किया गया और क्या क्या प्रयोग किया गया। तो हमको पता है कि संविधान का भाग 17 जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा की बात की गई है या उल्लेख किया गया है। वैसे हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो गोपाल स्वामी आयंगर इनके द्वारा संविधान सभा के सामने रखा गया था। और कब रखा गया था? 14 सितंबर 1949, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को ये प्रस्ताव रखा गया था, जो कि सर्वसम्मति से मान लिया गया था। और इसलिए 14 सितंबर से ही जो हिंदी है हमारी राजभाषा बनी। राजभाषा हिंदी तब बनी जब इसे 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से मान लिया गया, ठीक है। और इसका संविधान में 343 से 351 के बीच उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का 343(1) ये बात बताता है कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। मैंने लिपि की बात आपको पहले भी बताई थी कि संस्कृत की पहले जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, और अब जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उसकी लिपि देवनागरी है। तो कई भाषाओं की लिपि एक हो सकती है, जैसे कि पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है, ठीक है, तो वो अलग लिपि है। और देवनागरी लिपि के अंतर्गत संस्कृत भी आती है, मराठी भी आती है और हिंदी भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है। इन सभी की जो भाषा है या लिपि है, जो माफ कीजिएगा, जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। और इसे हम 14 सितंबर से मानने लगे, तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा एक और डेट याद रख लीजिएगा, 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए ये याद रखिएगा कि 21 फरवरी को हम भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिंदी भाषा दिवस रूप में हम 14 सितंबर को मनाते हैं। इसके अलावा संविधान से रिलेटेड एक और फैक्ट देख लेते हैं कि 8वीं जो अनुसूची है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 22 भाषाओं का समावेशन किया गया है, ठीक है। 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, जिसमें हिंदी भी शामिल है। अभी लेबर इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि जो 22 भाषाएं हैं इनमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत भाषा इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास है जिसे हमने देखा है, जिससे विभिन्न बोलियों का विकास हुआ, फिर वे उपभाषाएं बनी और अंतिम रूप से वो फिर से भाषा का रूप ले लेती है और उसका एक मानक रूप बनता है, उसका व्याकरण बनता है और वो भाषा बन जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में सीखा कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और वो कैसे बोली बनी और फिर उसका कैसे मानकीकरण करके उसको व्याकरण बना के हिंदी मानक भाषा का रूप दिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।